दोस्तों, कैसे ममता बनर्जी जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। जी हां, सबके मन में सवाल था कि ममता बनर्जी जो अड़ी हुई है इस्तीफा ना देने पर, उनका अब आगे क्या होगा, क्या करेंगे राज्यपाल। तो राज्यपाल ने ममता बनर्जी को बर्खास्त कर दिया है, पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया है, विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया है। और ये राज्यपाल ने कल शाम में किया, लगभग 7 साढ़े 7 बजे के लगभग ये खबर सामने आई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 तारीख ही वो आखिरी तारीख थी जब तक ममता बनर्जी सरकार का कार्यकाल था। अब उसके बाद क्या होगा, इसको लेकर संवैधानिक संकट की स्थिति जो खड़ी हो गई थी, उसका जवाब अब राज्यपाल की इस चिट्ठी के जरिए सबको मिल गया है। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि उन्होंने विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया है और ममता बनर्जी को वो बर्खास्त करते हैं, मंत्रिमंडल को बर्खास्त करते हैं। अब देखिए, ममता बनर्जी ने साफ कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, चाहे राज्यपाल उन्हें बर्खास्त क्यों ना कर दें, और राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया। यह बहुत ही एक ऐसी स्थिति थी जो आज तक देश के सामने नहीं आई थी। अभूतपूर्व स्थिति आप इसे कह सकते हैं, रेयरेस्ट जो सिचुएशन थी वो थी। और देश ने भी पहली बार देखा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो चुनाव हार गई, उन्होंने ये कहा कि मैं हारी नहीं, मुझे हराया गया है, मैं इस हार को एक्सेप्ट नहीं करूंगी और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। और उन्होंने चैलेंज भी किया कि चाहे तो राज्यपाल मुझे बर्खास्त कर दे, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। यही नहीं, ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वो अपनी लड़ाई आगे लड़ेंगी, वो इंटरनेशनल कोर्ट तक जाएंगी, वो अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक जाएंगी। इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन राज्यपाल की ये चिट्ठी सबके सामने आई। इस लेटर से साफ जाहिर हो जाता है कि राज्यपाल जो कि RN रवि हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया था। उनके सामने भी एक सिचुएशन खड़ी हो गई थी कि अब वो आगे क्या करेंगे। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि राज्यपाल के साथ ममता बनर्जी के जो रिश्ते रहे हैं प्रीवियसली, वो भी अच्छे नहीं रहे हैं। भले ही वो कोई भी राज्यपाल हो, 15 साल का कार्यकाल ममता बनर्जी का रहा और इस 15 साल के कार्यकाल के बाद ममता ने नहीं सोचा था कि ऐसी हार का सामना उन्हें करना पड़ेगा। देखिए, हार जीत जिंदगी में चलती रहती है, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि ये हार अगर वाकई बीजेपी मुझे हराती तो मैं एक्सेप्ट कर लेती, अगर जेन्युइनली बीजेपी मुझे हराती तो मैं एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन ये जेन्युइन नहीं था। ये मुझे बीजेपी ने नहीं, ये मुझे चुनाव आयोग ने हराया और बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल करते हुए हमें हराया है, जिसे मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगी। हालांकि जो SIR का मुद्दा है, जो वोटों को कटने का मामला है, वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। देखिए, कुल मिलाकर के 90 लाख वोट कटे थे, लेकिन उसमें से 27 लाख वोट तो ऐसे थे जो लोग एलिजिबल थे वोट देने के लिए, लेकिन किसी त्रुटिवश उनके नाम कट गए। और इन लोगों को लेकर एक बहुत बड़ी जो एक आपत्ति थी वो ममता बनर्जी को थी। और अभी अगर आप मौजूदा वक्त में देखेंगे तो बीजेपी और जो तृणमूल कांग्रेस का अंतर है वोटों का, वो लगभग 32 लाख के लगभग का है। और कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी है जहां पर हार का जो मार्जिन है TMC का, वो 1000 है, 2000 है, 2500 है, 500 है, 50 है। तो इस तरह का अंतर भी है। तो हो सकता था कि अगर ये वोट नहीं कटे होते तो फिर ममता बनर्जी की पार्टी की स्थिति जो आज है वो ऐसी नहीं होती। इसको लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। और कल अखिलेश यादव भी जब पहुंचे थे ममता बनर्जी से मिलने के लिए, तस्वीर भी आप जरा देख लीजिए, तो उन्होंने कहा था कि आप दीदी, आप हारी नहीं है। बहुत सादगी भरे अंदाज में ममता बनर्जी अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी। पहले अभिषेक बनर्जी मिलते हैं, फिर वो आगे जाते हैं और वो ममता बनर्जी को बाकायदा साड़ी भी भेंट करते हैं और वो कहते हैं, दीदी आप हारी नहीं हैं। और चूंकि अब आने वाले वक्त में यूपी के भी इलेक्शन है और जो अखिलेश यादव स्थितियां देख रहे हैं, SIR की प्रक्रिया जो बिहार में हुई, फिर पश्चिम बंगाल में हुई, और अब जो है यूपी में भी इस वक्त यूपी में भी SIR की प्रक्रिया चल रही है। तो अब यूपी में आगे क्या होगा। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि ममता बनर्जी उन जुझारू नेताओं में से एक हैं जो कहती हैं वो करती भी हैं, वो चुप नहीं बैठेंगी। वो कोई और नेता नहीं है कि भैया 1 दिन काम किया, 5 दिन छुट्टी ली, 5 दिन काम किया, 10 दिन छुट्टी ली। ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी ने जो कह दिया वो करती हैं। और ममता बनर्जी ये जो नतीजे आए हैं, इसके बाद जो कोहराम पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें हमने देखी, वो हिला कर रख देने वाली हैं। शुभेंदु अधिकारी के PA का मर्डर हो गया। इधर महुआ मोइत्रा जो है वो फ्लाइट में बैठती है दिल्ली आने के लिए, तो उनके साथ कैसे अभद्रता होती है। ये तो फ्लाइट में हो रही अभद्रता है। मतलब फ्लाइट में आप सोच सकते हैं कि किसी व्यक्ति के सामने जाकर के नारे लगाए जाएं, किसी व्यक्ति को कहा जाए तृणमूल चोर है। अब जो राज्य में हुआ वो हुआ, लेकिन इस तरह से एक
एक महिला जो यात्रा कर रही है उसको परेशान करना कहां तक जायज है, इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवाल किए भी जा रहे हैं और सवाल करना लाजमी भी है। जय श्री राम, जय श्री राम। चोर चोर चोर, টিএমসি চোর, পিসি চোর, ভাইপো চোর, তৃণমূলের সব চোর। চোর চোর, তৃণমূলের সব চোর। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রী রাম। জয় শ্রীরাম। পিসি চোর, ভাইপো চোর, তৃণমূলের সব চোর। अब देखिए ये सच्चाई है आज के दौर की, आज के वक्त की ममता बनर्जी अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गई हैं। ममता बनर्जी अब टीएमसी की सुप्रीमो जरूर हैं, लेकिन अब उनके साथ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर जो शब्द है वो जुड़ चुका है। ममता बनर्जी हालांकि वो बार बार कह रही हैं कि मैं एक्सेप्ट नहीं करती ये नतीजे, क्योंकि ये नतीजे चोरी किए हुए नतीजे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में ममता बनर्जी क्या करती है, क्योंकि ममता पहले ही कह चुकी है कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगी। लेकिन इंडिया गठबंधन के क्या वाकई नेता सारे एक मंच पर आएंगे? राहुल गांधी ने अभी हाल ही में केजरीवाल को कहा था कि वो भ्रष्टाचारी हैं। केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी क्या एक साथ एक मंच पर आएंगे? और बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब वोट चोरी का मुद्दा राहुल ने उठाया तो ममता बनर्जी ने साथ नहीं दिया, जब केजरीवाल ने उठाया तो कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। तो ये पार्टियां जो अपने स्वार्थों के लिए आगे बढ़ रही हैं, क्या एक मुद्दे पर एक मंच पर सामने आएंगी? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जो है राजनीति में मौजूद है। और ममता की अगली स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। चूंकि अब पर्यवेक्षक बनकर अमित शाह पश्चिम बंगाल में पहुंच चुके हैं, स्थितियां क्लियर नहीं है कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये भी देखने वाली बात होगी कि शुभेंदु रेस में सबसे आगे होंगे, दिलीप घोष होंगे, या फिर कोई और चेहरा निकल करके सामने आएगा। आपको क्या लगता है कि क्या ममता दीदी, ये जो लड़ाई ममता दीदी की चल रही है, इस लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक लेकर जाएंगी, क्या इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में खुद अब पैरवी करते हुए वो लेकर जाएंगी? आगे वो क्या करेंगी और क्या करना चाहिए, नीचे कमेंट करके बताएगा। धन्यवाद।